क्या हाल है भाई आप सबके। आज हम अपना दिसंबर 2024 का मैकेनिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है यार, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इस चैनल पर ना 2021 से लेकर 2025 तक के जून और दिसंबर के एग्ज़ाम सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहना। एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पास सब कुछ चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यार कि हमको ना एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस फोर्स की डायरेक्शन में। याद आ रही है 11th क्लास पढ़ी थी ना हमने, यूनिट वेक्टर ये सब बातें, वो ये सब चीज़ें पूछेगा। बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें पूछता है भाई। आप यार एक चीज़ याद रखना, अगर आप इग्नू के 5 साल के पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाते हो ना, तो आपका पेपर जो आने वाला है ना 60-70% कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इग्नू में क्या होता है, पिछले साल का पेपर साल में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन मोस्टली पेपर डायरेक्ट आता है। तो आप 5 साल के अगर पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, बातें कम काम ज़्यादा। चलो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब आप सबको पता तो होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, बता देता हूँ भाई। इस साइन से यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है वेक्टर, जो दिया हुआ उसको अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। जैसे अभी फ़िलहाल हमें दिया हुआ है कि f की वैल्यू दी हुई कितनी, i कैप प्लस 3j कैप। i कैप प्लस 3j कैप, ये f की वैल्यू है, मतलब ये हमारा वेक्टर है। सबसे पहले मैं इसका मोड निकालता हूँ। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, उसका स्क्वायर प्लस j के आगे क्या लगा हुआ है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करा, कितना आंसर आया, √10। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो इस वाली वैल्यू की जगह मैं पूरी वैल्यू लिख दूंगा, i कैप प्लस का 3j कैप और अपॉन में √10। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोल रहा है एक बॉक्स है जिसको हम खींच रहे हैं रस्सी से। तो वो जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, और जिस फोर्स से खींच रहे हैं वो वैल्यू 80 न्यूटन है। तो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये भी वेक्टर का है। देखो समझते हैं इसको भी। देखो जब हम बात करेंगे ना अपने वर्टिकल कंपोनेंट की, तो बच्चे उसका फॉर्मूला होता है f sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है बच्चा आपका f cos थीटा। ठीक है, एक होता है sin थीटा, एक होता है cos थीटा। तो हम दोनों निकाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। f की वैल्यू 80 रहेगी और cos 45, 1/√2 होता है, तो कितना आ जाएगा 80/√2। ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे मैं निकालूंगा अपना वर्टिकल कंपोनेंट को। भाई वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, 80 × sin 45। sin 45 अगेन क्या होता है 1/√2 होता है, तो कितना आंसर आ गया भाई 80/√2 आंसर आ गया। ये हमारे दोनों कंपोनेंट्स निकल गए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है, चलो तो मतलब हमारा ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट बोल रहा है कि भाई स्टेट मतलब बताने आपको 2 कैरेक्टर्स SHM के। तो देखो ये मैंने ना यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 याद रख लेना। जैसे पहला एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये कभी भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते, मतलब इंडिपेंडेंट होती है एम्पलीट्यूड से। ठीक है, और टाइम पीरियड हर एक साइकिल का क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है, और जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो इन 4 में से कोई भी आप 2 पेपर में लिखाना यार,
ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए सब चीज़ें, ज़्यादा आपने इतना कुछ करना भी नहीं, तो इतने 2 नंबर के लिए इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं। बड़ा सिंपल सा है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनका वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, मतलब जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा 0 आएगा किसी भी सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये 3 चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इन्हें अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लेना ताकि आपको सॉल्व करने में कल को बैठो तो चीज़ें पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ भाई, ये जो ई वाला टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये हर साल पेपर में आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे पहले ना आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए वेव्स की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है kx, ठीक है। जहाँ पर ये जो a होता है ना यार, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा को बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो k होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं अच्छा वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, वेव नंबर। तो पहले तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें ऐसे इक्वेशन देके स्पीड निकालने को बोलते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ओमेगा अपॉन में k, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ओमेगा है वो वैल्यू 20 है और जो k है वो वैल्यू 15 है, लेकिन यार जो मेरा आंसर आएगा ना वो मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में, इसको फिर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ई पार्ट मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ई। देखो भाई, स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा बाई के लगाएंगे, कितनी चाहिए ओमेगा की वैल्यू, 20 और 15, ठीक है। तो ये हो गया 20/15 और कन्वर्ट करा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कटा हमारा 5 के टेबल से 5 20 पर और ये कटा 5 3 पर, तो आंसर आ गया 400/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास उस मेरी वेव्स की क्या आ गई, स्पीड आ गया। आप इसको डिवाइड करके उसमें भी डेसिमल में भी ला सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल पार्ट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसका एक ये 2 पार्ट हो रहे हैं, एफ और जी, ठीक है। ये एफ वाला पार्ट ना यार आपने सीखा था 11th क्लास में। कहाँ सीखा था आपने बच्चे, ये 12th क्लास में सीखा था। मैथ्स में चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर क्या होता है, ये जो इक्वेशन दे रखे होते हैं पहले हम इनको ना dy/dx की टर्म में लाते हैं और फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, फिर उसके बेसिस पे हमारा आंसर आता है। तो वो उस तरीके से आपको ये वाला पार्ट करना है पूरा, ठीक है। आई होप कि यार ये आपने सीखा होगा अभी रिसेंट में, तो ये आप कर लोगे। चल बात करते हैं इसके जी पार्ट की। बोल रहे एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है बस में, तो अगर बस एकदम से रुकती है तो बताओ क्या होगा। 11th क्लास का टॉपिक है न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर आप पढ़ते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, उसका रिलेटेड ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, आप याद रखना। तो वो क्या चाहेगा, फॉल फॉरवर्ड करेगा इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, बस एकदम रुक जाए तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो मैं आगे की तरफ क्या करूंगा, गिर जाऊंगा ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये 1 नंबर का आता है तो आप इतनी सी बात लिख के आ जाओ तो आपके नंबर मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन यार ये है 2 नंबर का, तो हमें ये पूरा प्रॉपर
लिखना पड़ेगा। दिख रहा है ना भाई आप सबको ये पूरा जो भी हम कर रहे हैं? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो भाई। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है क्योंकि जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो रहना चाहती है मूविंग में, और जो ट्रैवलिंग थ्रू द बस स्टॉप द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है। अपर बॉडी ट्रैवलिंग में रहना चाहती है, बॉडी का रेस्ट पार्ट बॉडी का लोअर पार्ट रेस्ट में रहना चाहता है। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक इफेक्ट जनरेट होगा, और वो इफेक्ट कैसा होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो आगे की तरफ गिरना चाहेगी। ठीक है भाई, आप अपने लैंग्वेज में बिल्कुल कुछ मत लिखना यार, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल चीज़ें याद करके जाना, और सेम यही सब चीज़ें यार आप लिख कर आना। ठीक है, कभी कभी नंबर काटने के चांसेस यार बढ़ जाते हैं, ये पूरा प्रॉपर गूगल का आंसर है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई आपका नंबर नहीं काट सकता, तो इसलिए जो चीज़ें आंसर वाइज है ना उन्हें आप याद ही करके जाना यार। ठीक है, चलो तो ये हमारे हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट पूरा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर भाई। अगेन ये भी इस टाइप के क्वेश्चन यार आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे सॉल्यूशन डाल रखा है, अच्छे से उसको पढ़ना यहाँ पर दे। ठीक है, चलो देखते हैं तो क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो लिखा है ना ये क्वेश्चन, और यहाँ पे k/i की वैल्यू 25 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 25। ठीक है, देखो ध्यान से कर समझते हैं इसको। तो यार ये ना मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हमें k/i की वैल्यू 25 पहले से दी हुई है, तो मैं ये वैल्यू लिखकर यहाँ पे लिख दूँगा 25। थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज, यहाँ पे भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 25 है यार, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये सारा आपको यहाँ पे 5 कर देना, यहाँ पे भी 5 कर देना। थीटा 30 दिया हुआ था। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है ना भाई बिल्कुल सेम ऐसे लिख के आना। फिर यहाँ पे अगेन 5 कर देना, साइन 5t, और यहाँ पे 1/5 की जगह क्या लिखना? 5 लिखना। भाई अगेन यहाँ पे ये 5 जो है ना ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 5 भी इधर आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, तो इस 100 की जगह हम क्या लिख देंगे भाई? 4 लिख देंगे, और इस 1/5 की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे भाई? 5 लिख देंगे। ये भाई देखो इस तरीके से ये हमारा रहेगा। बहुत घचपिच हो गई यार इसमें ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार आप, क्योंकि हमें k/i की वैल्यू यहाँ पे ना ये जो इसकी वजह से देखो हमने ना ये आंसर इसमें दिया हुआ था, इसलिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ना k/i की वैल्यू ही 25 है, इसलिए यहाँ पे हमें इतना चेंजेस करना पड़ा यार। k/i की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी थी, इसलिए हमें चेंजेस करने पड़े इतने सारे। ठीक है, आ रही बात समझ भाई? तो इसको जैसे ये लिखा हुआ है ना अच्छे से एक बार इसको अपनी कॉपी में जो जो मैंने काटा है उसको अच्छी तरीके से एक बार लिख लेना, और इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला है कि आपको शो करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है पोजीशन वेक्टर के, और जो एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। अगेन भाई देखो आपके ना ये डेरिवेशन है,
और डेरिवेशन को तो जितना लिख के जाओगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो ये पूरी प्रॉपर इसकी डेरिवेशन है और लास्ट में इसका वो आंसर बता रखा है जो वो बोल रहा है उसमें। मैं एक बार चेक कर लूँ, ये विजिबल है, सारी चीज़ें नहीं है। हाँ भाई, तो ये आपको दिख रहा है ना प्रॉपर। आप इसको एक बार अच्छे से ट्राई करना। मैं ना यहाँ पे अपना एक नंबर मेंशन कर देता हूँ, 7982563813। इस नंबर पर ना यार आप ना मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये वाली PDF सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको और प्रॉपर ये चीज़ें दिख विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप। ठीक है, चलो। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेन यार अगला भी ना आपके पास से डेरिवेशन टाइप है। बोल रहा है कि स्फेयर है जिसका मास m है, उसको हम नीचे गिरा रहे हैं, ग्रेविटी के अंडर में जा रहा है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से लेकर इसको आप पूरा सॉल्व करो। तो देखो ये इस तरीके से पूरा है, पूरा लिखा हुआ है, लास्ट में ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से यार रिवाइज करना। ठीक है, चलो। अगला है, एक ट्रेन है जिसका मास है 10⁻⁷, जो कि चल रही है स्ट्रेट लाइन में, जिसकी स्पीड है 90 km/h। ब्रेक्स लगाई गई तो जो बैकवर्ड फोर्स थी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, वो वैल्यू इतनी आ रही है R अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड्स। तो एक तो आपको V बताना है और एक आपको क्या बताना है, हाउ फार द ट्रेन ट्रेवल इन दिस टाइम, कितना दूर तक ट्रेन चली। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेते हैं। देखो अगर ब्रेक लगाएगी तो गाड़ी रुकेगी तो आपका V क्या हो जाएगा बच्चा, 0। U की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 km/h दी हुई। इसको कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, एक कटा 45 पर, एक कटा 9 पर और एक कटा 5 पर। कितना आंसर आ गया, 25 मीटर/सेकेंड। भाई और क्या क्या गिवन है आपको, मास गिवन है 10⁻⁷, यहाँ लिख देते हैं चीज़ें। मास गिवन है 10⁻⁷। भाई फोर्स भी गिवन है, कितनी है फोर्स, 3.20 × 10⁻⁶। 3.20 × 10⁻⁶ नेगेटिव में लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है ये। और ठीक है, और क्या है, टाइम गिवन है। ठीक है, टाइम भी गिवन है, कितना, 20 सेकेंड्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है भाई, न्यू स्पीड, मतलब न्यू स्पीड निकालनी है। इसको हटा दो अभी फिलहाल, मतलब ट्रेन अभी रुकी नहीं इसका मतलब। तो बच्चे V = U + AT होता है। A कैसे निकालूंगा, इस वाले फॉर्मूले से। भाई F = ma होता है, तो A किसके बराबर हो जाएगा, F/m के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू माइनस की लेंगे, 10⁻⁶, अपॉन में मास कितना है, 10⁻⁷। ये वैल्यू ऊपर गई तो -1 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, 3.20 × 10⁻⁻1 मीटर/सेकेंड²। ये मेरे पास A आ गया। अब मैं इस A को यहाँ पुट करके V निकालूंगा। तो U की वैल्यू 25 है, माइनस 3.20 × 10⁻⁻1 इंटू टाइम कितना था बच्चे हमारा, 20। तो इस 0 से एक इसका 0 कट गया, तो कितना आया, 25 में से माइनस कर दो, 0.22 4 और 3 6, 6.40 ये आ रहा है, 6.40। अब आप क्या करो, 25 में से 6.4 को आप माइनस कर दो, 6 और यहाँ 14 हो गया, यहाँ बच गया 8 और यहाँ बन गया 18। कितना आंसर आ गया बच्चा, 18.6 मीटर/सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई मेरी V की वैल्यू। अब V की वैल्यू के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने V की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे अपनी हाउ फार, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल इन दिस टाइम, बस इसी टाइम पीरियड पे निकालना है। तो बच्चे S के लिए हम क्या लगाएंगे,
मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ ut प्लस हाफ AT² वाली भी। तो बच्चा u की वैल्यू कितनी थी 25 और t की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस की 3.20 इंटू 10 की पावर -1 और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 50 माइनस की है 2 2 सा 4 तो ये बन जाएगा 3.20 इंटू 10 की पावर -1। ये बन गया 4 और ये बन गया बच्चा 2 2 से ये वैल्यू कट गई। अब सॉल्व करते हैं इसको 50 माइनस 0.464 इंटू 10 की पावर -1। ये वैल्यू नीचे जाएगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 50 माइनस, देखो मैं इसको बताता हूँ, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो इसको मैं 0.640 लिख देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं 50 में से 0.640 को माइनस कर देते हैं। 6 और 9 में से 6 गए 3, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 4 तो क्या बचा बच्चा 49.360 मीटर। ये मेरे पास मेरा S आ गया। आई बात समझ भाई कैसे ट्राई करा? ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट भाई। थर्ड का ए पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट है भाई अगेन थ्योरी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये पूरी लिखी हुई है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बोल रहा है कि स्पेसशिप है, इसका मास है इतना, जो कि चल रही है इतनी स्पीड से। अगर उसकी स्पीड को हम फोर्स लगा के इतने डिस्टेंस पे, तो फाइनल स्पीड ऑफ द स्पेसशिप कितनी होगी? देखो मैं बता देता हूँ क्या करना है भाई। टोटल मास दिया हुआ है, स्पीड मतलब u दिया हुआ है आपको। बोल रहा है उसकी स्पीड को हम रिड्यूस कर रहे हैं इतनी फोर्स अप्लाई करके इतने डिस्टेंस पे। तो आपको क्या निकालना है? v निकालना है। सबसे पहले सारी बातें लिख लो क्या क्या गिवन है आपको। देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास फोर्स गिवन है कितनी? 30,000 न्यूटन। u की वैल्यू कितनी है? 8,000 मीटर पर सेकेंड। s की वैल्यू कितनी दे रखी भाई? 2000 है, हाँ 2000 किलोमीटर। अरे 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 2000 किलोमीटर है। और m लिखा हुआ है हमने? नहीं, m कितना है? 4000 kg। m है 4000 kg। और हमें क्या निकालना है भाई? हमें v निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों से क्या निकाल लेना, आप a फाइंड कर लो। किसके बराबर आ जाएगा? F अपॉन m के बराबर। चार है, 1 2 3 और ये तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो कितना आ गया? 30/4। इसको मैंने काटा 15/2, कितना आ गया बच्चा? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर 2as वाली इक्वेशन लगाकर इसका s फाइंड करूँगा। तो सॉरी s दिया हुआ, v फाइंड करूँगा। तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर 2 इंटू 7.5 इंटू 2000 किलोमीटर। तो v स्क्वायर माइनस, इसको मैं 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इंटू में 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये 15 इंटू 2 30 बन जाएगा ये आपका, और ये किलोमीटर बन जाएगा। ये नंबर वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये भाई? ये भी 10 की पावर 6 बन जाएगा, 30 इंटू 10 की पावर 6। और देखो इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर दूँ अगले पेज पे?
देखो ये ऐसा कुछ बन रहा है, वी स्क्वायर उसको मैं 10⁶ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये वाली नंबर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 64 इंटू 10⁶, तो ये बन जाएगा 694 इंटू 10⁶ वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो वी किसके बराबर आ जाएगा √94 इंटू 10⁶। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा इसके बी पार्ट का। ठीक है, सी पार्ट पे चलते हैं भाई। तो सी पार्ट के लिए पहले वैल्यूज देख लो, मास है 0.2 kg, ठीक है, और रेडियस है 1 मीटर, और यू दिया हुआ है 5, यू दिया हुआ है हमें 5, और जी के लिए हमें दे रखी है 10। ठीक है भाई, अब देख मैंने सारी बातें लिख दी, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगी टॉप पे कितनी फोर्स लगेगी, वैल्यूज दे रखी नीचे, सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, और ऐसी बॉटम के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसके लिए ये आंसर निकालो। ठीक है, अच्छे से ट्राई करना है इसको भाई, वैल्यूज मैंने सारी दे दी हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला टॉपिक है आपके पास कि ये ना इस तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं 24, 12, 5, तो ये क्या क्या है, तो ये वेलोसिटी दे रखी है, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, तो उसकी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो आपको एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो इसका देखो बड़ा सिंपल सा ये रहा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करना, आपके पास नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल से चीज़ें थी इसलिए मैंने डाल दी, आप एक बार ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, और आपके पास आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बतानी है, एम्पलीट्यूड बताना है, वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो देखो वेलोसिटी तो बताया था ओमेगा बाई के से निकालते हैं भाई। देखो एम्पलीट्यूड ये रहा बच्चे इसका, वेवलेंथ ये π/20 को उल्टा कर दे 20/π आ जाएगी वेवलेंथ आपके पास। फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दे बच्चे, देखें यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा होता है 2πf के बराबर, तो f किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ओमेगा अपॉन में 2π के, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एम्पलीट्यूड बच्चा देखिए रहा 2, वेवलेंथ इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी आपके पास, और वेलोसिटी के लिए बच्चे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर दोगे। ठीक है, चलो भाई अगेन ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आ गया, तो ये मैंने आपको करा दिया है डैम्पिंग वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, एक बार जल्दी से ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ का ए पार्ट जो बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील वाला है, इसका ना यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन, लास्ट तो नहीं है शायद, सेकंड लास्ट है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो भाई ये इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, और बच्चे ये वाली डेरिवेशन करने को आपको बोल रहा है। ठीक है, ये देखो दिख रही है ना आपको डेरिवेशन, ये डेरिवेशन करने को आपको बोल रहा है पूरी, इलास्टिक कोलिजन इन 1D 11th क्लास में आपने ये याद करी थी, वही डेरिवेशन आपको करनी है ये। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको भाई। अभी बोल रहे हैं कैपलर्स लॉ, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कैपलर्स लॉ क्या होते हैं। तो कैपलर्स के 3 लॉ थे, तो वो तीनों लॉ यहाँ लिखे हुए हैं। पहला लॉ बोलता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं सन के अराउंड, और जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और थर्ड के लिए बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r³ के।
इसके ऊपर अभी जो इसका ये अगला वाला पार्ट है ये इसी का न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। तो इसके न्यूमेरिकल ये यहाँ पे डाला हुआ है, वही टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप अगर यहाँ तक भी छोड़ोगे ना तो आपके टीचर आपके पूरे पूरे मार्क्स देगा, क्योंकि इतना भी चलता है इसके अंदर। ठीक है, सो ये था आपका दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम। अगर आप इसका लेवल देखोगे तो अगर आप इन 2-4 क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो ना तो इसका लेवल इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी हो। मेन चीज़ें अपनी बेसिक चीज़ें अच्छी रखना। ठीक है, सो मिलते हैं इसकी भाई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और भाई अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार।